हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे पादपों में खनिज पोषण यानी जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के अंदर, उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। आज हमारा जो खनिज पोषण है, मिनरल न्यूट्रिशन है, उससे जुड़ा हुआ लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स है वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, यानी जो पादप है ये खनिज पोषणों का अवशोषण मिट्टी से कैसे करते हैं। तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर खनिज पदार्थों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो मिट्टी है, ठीक है, वहाँ से जड़ें क्या करती है, इन खनिज पदार्थ जो है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है। यानी इस तरह हमारे पास एक प्लांट है और नीचे उसकी जड़ें हैं, ठीक है, उन पे पाए जाते हैं रूट हेयर, मूल रोम पाए जाते हैं। फिर यहाँ से अवशोषण किया जाता है कि इनका जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उनका। अब इनके अवशोषण जो है ये दो प्रकार से हो सकता है, इनका एब्जॉर्प्शन है ये दो प्रकार से हो सकता है। तो फर्स्ट है, उसको हम कहेंगे निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण। इसमें इसको हम कहेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन। और दूसरा होता है सक्रिय अवशोषण या एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास दो प्रकार का अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है निष्क्रिय, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऊर्जा की यानी जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक्टिव के अंदर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इसके अंदर होती है, एनर्जी चाहिए होती है। कंप्लीट है। तो अगर एनर्जी नहीं चाहिए तो हम बोल देंगे निष्क्रिय, और एनर्जी चाहिए तो सक्रिय हो जाएगा। कंप्लीट है। अब आपने पढ़ा होगा, देखिए मैंने आपको जब प्रासरण विसरण यानी ऑस्मोसिस है, डिफ्यूज़न है, उनके बारे में बताया था। उस टाइम पे आपको बताया था मैंने कि निष्क्रिय और सक्रिय में क्या अंतर होता है। तो निष्क्रिय हमेशा क्या होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन ये जो होता है सक्रिय अवशोषण है यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ये हमेशा क्या होगा, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है। ये सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, यानी अगेंस्ट होता है किसके, हम बोल देंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है उसके ऑपोजिट होता है ये। यानी इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की, तो वो हमेशा बाहर उसकी जो प्लांट है, जैसे हमारे पास जड़ है, तो बाहर उसकी क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन रहेगी, वो प्लांट में लो कंसंट्रेशन रहेगी, और इसकी वजह से वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। लेकिन सक्रिय वाले में क्या होता है, सक्रिय में अगर बाहर है, लो कंसंट्रेशन में है नाइट्रोजन, फिर भी ये अंदर की ओर जाएगा। कंप्लीट है। तो इसमें क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट जा रहा है, तो सक्रिय यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन या हम निष्क्रिय अवशोषण कह देते हैं। अब इसके लिए साइंटिस्ट जितने भी हुए उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी है, अपने मत रखे हैं उन्होंने, ठीक है। अब उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से मत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निष्क्रिय अवशोषण में। तो निष्क्रिय अवशोषण में पहला मत होता है मास फ्लो, मास फ्लो कॉन्सेप्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है। पहला अवशोषण क्या हो जाएगा, सहती प्रवाह परिकल्पना, इसका दूसरा हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, सहती प्रवाह परिकल्पना, यानी बहुत सारे आयन एक साथ जाते हैं, सहती प्रवाह परिकल्पना, ये पहला हो गया हमारे पास, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर आएगा, ठीक है।
दूसरा हम इसमें स्टडी करते हैं वो है आयन एक्सचेंज, आयनों का एक्सचेंज होना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस या थ्योरी कहेंगे इसको, आयन एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, इसको हम हिंदी में कह देंगे आयन विनिमय सिद्धांत, आयन विनिमय सिद्धांत। ये दूसरा हमारे पास हो गया, जो किसके, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कैसा होगा, निष्क्रिय अवशोषण ही होगा। थर्ड इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, उसका नाम होगा डोनन साम्यावस्था परिकल्पना, या सिद्धांत कहेंगे उसको, परिकल्पना नहीं सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है, तो ये सब थ्योरी कौन सी हो, किसके अकॉर्डिंग होगी, ये सब निष्क्रिय अवशोषण पर आधारित है। इन सभी का बेस क्या है, पैसिव एब्जॉर्प्शन है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, उसका नाम है सक्रिय अवशोषण। तो हमें पता है सक्रिय अवशोषण में क्या होती है, एनर्जी है, रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में। कंप्लीट। तो इसके अंदर कौन कौन सी हाइपोथेसिस आएगी, तो पहला है इसमें कैरियर कॉन्सेप्ट। पहला कौन सा हो गया, कैरियर कॉन्सेप्ट, या हम बोलेंगे वाहक संकल्पना, वाहक संकल्पना। ठीक है, ये इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड इसके अंदर आता है साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। कौन सा हो जाएगा, साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट, साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट, क्या हम बोल देंगे इसको, साइटोक्रोम पंप संकल्पना। ठीक है, और थर्ड इसी के अंदर आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसको हम कह देते हैं विद्युत, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत हो गया, केमिकल यानी रसायन, प्रवणता संकल्पना। ठीक है, तो ये तीनों हम इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट है। तो देखें हम कौन कौन से पढ़ेंगे। पहला हो गया हमारे पास मास फ्लो कॉन्सेप्ट, सहती प्रवाह परिकल्पना। सेकंड हो गया आयन एक्सचेंज थ्योरी, आयन विनिमय सिद्धांत। थर्ड हो गया डोनन साम्यावस्था सिद्धांत, डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। और सक्रिय वाले में कौन सा हो गया, कैरियर कॉन्सेप्ट हो गया, साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इनके अलावा हमारे पास कौन सा हो गया, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। ओके, तो हम मास फ्लो हाइपोथेसिस जो है यानी सहती प्रवाह परिकल्पना है, उसके बारे में जानते हैं। एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो प्लांट है, ठीक है, और उसमें क्या है, नीचे की ओर जड़ें हैं। ठीक है, यहाँ से ये पानी का अवशोषण करते हैं, पानी अंदर आ रहा है, पानी को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि ऊपर की ओर जो वायवीय भाग है इसका प्लांट का, ठीक है, एरियल पार्ट है, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। इससे क्या होता है, खिंचाव होगा। ट्रांसपोरेशन पुल जो होता है वो जनरेट होता है, खिंचाव जनरेट होता है, पानी को ऊपर की ओर खींचता है। जब पानी अंदर की ओर आएगा तो इस पानी के साथ में घुलकर जो खनिज तत्व है ये भी पानी के साथ में अंदर सोख लिए जाएंगे, यानी उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, यही होता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। ओके, तो अब हम इसमें सेकंड पढ़ते हैं जिसका नाम है आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस, आयन विनिमय परिकल्पना। अभी देखिए ये क्या है, जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है और नीचे इसकी जड़ें हैं इस तरह। अब कोई आयन है यहाँ से अंदर की ओर आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसको मान लो पोटेशियम आयन चाहिए होते हैं, तो ये बाहर क्या करता है, सोडियम आयन को बाहर भेज देता है, यानी हम इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। इसको क्या कहते हैं हम, एंटीपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एंटीपोर्ट प्रक्रिया हो रही है। इसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, आयनों का एक्सचेंज होने के द्वारा ही क्या होगा, कोई आयन अंदर जाएगा और कोई बाहर निकलेगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास ये जड़ की सेल है,
ये जड़ है पूरी, ठीक है, इस तरह। तो जब एक्सचेंज होता है तो पॉजिटिव आयन का एक्सचेंज पॉजिटिव के साथ ही होगा, ठीक है, और जो नेगेटिव आयन है उसका एक्सचेंज नेगेटिव के साथ में ही होगा। यानी जब पॉजिटिव आयन है उसको बाहर भेजेंगे तो पॉजिटिव आयन अंदर जाएगा, और इसी तरह नेगेटिव आयन को बाहर भेजेंगे तो नेगेटिव आयन अंदर आएगा। यानी धनायन का धनायन के साथ और ऋणायन का ऋणायन के साथ, पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव आयन के साथ और नेगेटिव आयन का नेगेटिव आयन के साथ एक्सचेंज होगा, ठीक है। उसका नाम क्या है? आयन एक्सचेंज हाइपोथेसिस या आयन विनिमय परिकल्पना। ओके, तो अब हम जानते हैं डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी, डोनन साम्यावस्था सिद्धांत क्या है। तो देखें, हमारे पास जैसे ये प्लांट है एक, ठीक है, नीचे उसकी जड़ें हैं, ठीक है। मैंने यहाँ की सेल को जूम करके देखा है तो ये इनकी सेल है, ठीक है। बाहर सेल वाल होती है, देखो सेल वाल जो होती है ना, ये एक तरह की निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है। यानी ये जो कोई भी आयन अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उसमें कोई भी इसका लेना देना नहीं होता, यानी इस पर कोई भी भूमिका इसकी नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या होता है, आपको इसको नेगेटिव मान के चलना है कि सेल वाल है ये, इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, बाहर बहुत सारे जैसे पोटेशियम आयन थे, ठीक है। पोटेशियम आयन है वो अंदर आ गए, बहुत सारे पोटेशियम आयन है ये अंदर आ चुके हैं, और बाहर पोटेशियम आयन कम हो गए। तो देखो बाहर कैसा चार्ज हो गए, अंदर की तरफ कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया। बाहर क्लोरीन आयन भी है। अब क्लोरीन आयन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव आयन को कम करने के लिए, यानी पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए अंदर आ जाते हैं, यानी ये अंदर की ओर आ जाएंगे इस तरह। जैसे मैंने आपको बताया था, चार्ज बैलेंस करना का काम करता है, यानी विद्युत संतुलन करने का काम करता है क्लोरीन। तो ये क्या करता है, अंदर आ गया। अब क्या हो गया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो गए, यानी कोई चार्ज नहीं हुआ, इधर भी कोई चार्ज नहीं है, इधर भी कोई चार्ज नहीं है, यानी दोनों तरफ साम्यावस्था जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इस प्रकार आयन है वो अंदर कैसे आ रहे हैं, जब एक आयन जैसे अंदर आ गया, फॉर एग्जाम्पल एक आयन कैसे अंदर आया, ये निष्क्रिय परिवहन के थ्रू आ गया है या सक्रिय परिवहन के थ्रू जैसे ही अंदर आ गया, दूसरा आयन क्या करेगा, उसकी साम्यावस्था को लाने के लिए यानी इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या करेगा, ये अंदर की ओर आएगा, ताकि यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज, दोनों तरफ का जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाए, उदासीन हो जाए, दोनों तरफ आवेश समान हो जाए। तो इस प्रकार कोई भी आयन है ये बाहर से अंदर की ओर गमन करते हैं, इसको हम कहते हैं डोनन आयन। ओके, तो अब हम जानते हैं वाहक कॉन्सेप्ट या वाहक परिकल्पना, कैरियर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखें, हमारे पास वही प्लांट है, हमारे पास एक ये प्लांट है, इसमें नीचे इसकी जड़ें हैं, और उसमें हमने क्या कितना भाग हमने जूम करके देखा तो इसकी एक सेल है, ये कोशिका है, एक सेल है इस जड़ की, इसकी हम कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली में क्या होता है, इसे कोशिका झिल्ली है हमारे पास, ठीक है, यानी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है कोशिका की झिल्ली, इस पे प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, और इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, वाहक प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन हम इनको कहते हैं। अब ये प्रोटीन क्या होते हैं, जैसे ही इनके पास में ATP आता है, ठीक है, ये बदल जाएगा ADP में, और ये प्रोटीन है ये कैसे हो जाएंगे, ये सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ये वाहक प्रोटीन है, ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और फिर जो बाहर से कोई आयन है इसके पास, पॉजिटिव आयन मान लेते हैं, हमारे पास कैल्शियम आयन था, ठीक है, ये कैल्शियम आयन अंदर आ जाएगा, जैसे ये पॉजिटिव क्या होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा, ये यहाँ पर आकर इससे जुड़ जाएगा, कैल्शियम आयन इसके साथ में अटैच हो जाएगा, फिर ये फ्लिप करेगा यानी घूम जाएगा ऐसे, यानी नेक्स्ट पोजीशन इसकी ऐसे हो जाएगी। ये जो कैल्शियम आयन है उसको ये क्या करता है, ये अंदर की ओर छोड़ देगा, फिर इसको ये यहाँ से अलग हो जाएगा। जैसे कैल्शियम आयन अलग हो जाएगा ये वापस कैसा हो जाएगा, ये निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, यानी इनएक्टिव हो जाता है, पैसिव हो जाता है। तो देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्ट के अंदर कोई प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन या वाहक प्रोटीन। ये वाहक प्रोटीन क्या करती है, जब कोई भी आयन है उसको अंदर आना होता है तो इसमें क्या होता है, ये ATP से एनर्जी लेगा और ये एक्टिव हो जाएगा,
फिर ये आयन उसके साथ में जुड़ जाएगा, फिर ये फ्लिप करेगा यानी कोशिका के अंदर की ओर घूम जाएगा। यानी पहले ऐसे था ये कोशिका के बाहर की ओर था इसका मुंह, फिर ये अंदर की ओर मुड़ गया ऐसे, तो कोशिका के अंदर की ओर चला जाएगा। वो आयन अंदर आते ही क्या होता है, इससे अलग हो जाएगा, इस प्रोटीन से अलग हो जाएगा और ये वापस कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय, इनएक्टिव हो जाएगा। कंप्लीट है। फिर दोबारा इसको एटीपी आके इसको एनर्जी देगी, ये एक्टिव हो जाएगा, वापस आयन को अंदर लेके आ जाएगा, वापस इनएक्टिव हो जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, कैरियर कॉन्सेप्ट या वाहक परिकल्पना। कंप्लीट है। ओके, तो अब हम साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, साइटोक्रोम पंप संकल्पना पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट है, उसमें क्या है, जड़ें हैं, उसकी कोशिका को हमने देखा है। तो इसकी कोशिका जो झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली की मैंने संरचना इस तरह जूम करके देखी है, तो उसके ऊपर प्रोटीन पाए जाते हैं और इन प्रोटीन का नाम होता है साइटोक्रोम पंप प्रोटीन। ठीक है, वही है जो हमने पढ़ा था ना वाहक वाला, उसी को ही बस नाम चेंज कर दिया है हमने। उसका नाम क्या रख दिया है, जो कैरियर प्रोटीन को नाम दे दिया है साइटोक्रोम। तो ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन रहेगी, ठीक है, ये साइटोक्रोम प्रोटीन क्या करेगी, एटीपी है उससे एनर्जी लेगी और एटीपी से एनर्जी लेकर एक्टिव हो जाएगी ये, और एक्टिव होते ही क्या होगा, ये पंप है, ये खुल जाएगा और इससे क्या होगा, जो आयन है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और इससे जो आयन अंदर आएंगे वो अधिकतर नेगेटिव आयन्स जो होते हैं ना वो आते हैं, पॉजिटिव आयन ज़्यादा नहीं आ पाते। पॉजिटिव आयन डायरेक्ट ही आते हैं इस तरह, यानी पॉजिटिव आयन है वो क्या हो जाएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय परिवहन, उसके थ्रू अंदर आएंगे। कंप्लीट है। तो ये हो गया अपने पास साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, विद्युत रसायन प्रवणता परिकल्पना। अब देखें क्या होता है, आप थोड़ा इसको ट्रिकी है, आप थोड़ा ध्यान से समझें इसको। हमारे पास ये प्लांट है और ये नीचे इसकी जड़ें हैं। हमने यहाँ की कोशिकाएं निकाल कर देखा है। अब इस कोशिका के अंदर यानी जड़ की कोशिका है उसके अंदर किसी आयन को अंदर आना है, तो इनके ऊपर क्या होता है, यानी जो कोशिका की झिल्ली बनाई है ये मैंने, यानी सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका की झिल्ली है। ठीक है, इस पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एटीपीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, एटीपीएज एंजाइम। ये क्या करता है, जब एटीपी होता है ना, एटीपी इसके टुकड़े कर देगा, किसमें बदल देगा इसको, एडीपी प्लस आईपी। आईपी का मतलब हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी अकार्बनिक फॉस्फेट में बदल देता है। अब ये फॉस्फेट है ना, ये क्या करता है, ये जल के अणु पर अटैक करेगा, जल का जो मॉलिक्यूल्स है यानी H2O है उस पर अटैक करेगा। जल के मॉलिक्यूल को हम क्या लिख सकते हैं, H+ और OH-। ये जो फॉस्फेट है ये तो इसके साथ में जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या होंगे, इस सेल से बाहर चले जाते हैं। तो बाहर क्या हो जाएंगे, इस तरह प्रक्रिया चलती रहती है और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन बाहर चले जाएंगे। और अंदर की तरफ ये जो एडीपी बन रहा है ना, देखो एडीपी, ये एडीपी नेगेटिव होता है, यानी इस पर ऋणावेश होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है एडीपी। तो बाहर अंदर की तरफ कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी क्या बन गया, एक तरह का यहाँ पर प्रवणता बन गई कि अंदर की ओर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी मिट्टी के अंदर पॉजिटिव चार्ज जैसी स्थिति हो गई और जो जड़ है उसमें नेगेटिव चार्ज जैसी स्थिति हो गई। यानी हम बोल देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया, विद्युत रसायन प्रवणता बन गई है। अब इस चार्ज को कम करने के लिए क्या है, बाहर से कोई आयन, जैसे मान लो कि हमारे पास पोटेशियम आयन है, ये पोटेशियम आयन अंदर की ओर गमन करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया, पोटेशियम आयनों का अवशोषण हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, सक्रिय परिवहन है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा।